हेलो क्लास 10th। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज का जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसको क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला टॉपिक है, जैसा कि नाम से लग रहा है कि कुछ देखिए केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ कि हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जिनको आप लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कुछ केमिकल रिएक्शंस, जैसे मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। उसके बाद देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना। ठीक है, दूसरा है, तीसरा देखिए डाइजेशन। ये सारी की सारी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब ये अलग बात है कि कुछ रिएक्शन जो हो सकती हैं वो फास्ट हो सकती हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड में हो सकती हैं, और कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो टाइम टेकिंग होती हैं, कुछ समय लेती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ मिल्क का कर्ड में चेंज होना, तो है तो केमिकल रिएक्शंस ही, लेकिन कुछ टाइम लेती है, टाइम टेकन केमिकल रिएक्शन है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, वैसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी एक स्लो प्रोसेस है, वैसे ही डाइजेशन ये भी स्लो प्रोसेस है। लेकिन इन तीनों रिएक्शंस जो है ना वो केमिकल रिएक्शंस ही हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई एक कंपाउंड ना नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें से जो है ना कि उसकी जो नए कंपाउंड जो बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसकी जो ना केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। और ऐसा रिएक्शन जिसमें जो नया सब्सटेंस बन रहा है, अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाए, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है अगर वो चेंज नहीं होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात यही है कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में रिलेशन यही है कि उसमें फिजिकली चेंज होता है, इसमें जो होता है ना कंपाउंड का जो है केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो पहले वाले कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ठीक, जैसे कि मिल्क का कर्ड में चेंज होना एक केमिकल रिएक्शंस है। अच्छा, ये केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती हैं, मतलब अगर आप फिर चाहें कि कर्ड से मिल्क बना लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, फिजिकल चेंज का मतलब ये हो गया कि जिसमें एक नया कंपाउंड तो बनेगा, लेकिन हम चाहेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास का टूट जाना क्या है, एक जो है फिजिकल चेंज है। ठीक है, और वैसे ही एक फ्लावर का सूख जाना कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। फ्लावर अगर सूख गया तो वो केमिकल चेंज होगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस आप डेली लाइफ में देखते हैं। लेकिन देखिए लिखा क्या हुआ है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, क्या हम इसको वर्ड में लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस है ना उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े, वर्ड में ना लिखना पड़े, इसको जो है छोटा करके एक सिंबॉलिक नोटेशन दे देते हैं। सिंबॉलिक नोटेशन मतलब सिंबल में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसी रिएक्शन का नाम जो है, जो केमिकल रिएक्शंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है वो एक सिंबॉलिक नोटेशंस होता है, जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि उस रिएक्शन में कौन कौन से एटम, कौन कौन से एलिमेंट्स क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से रिएक्टेंट हैं जो मिलके नए नए प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। इससे हमको ये जानकारी मिल जाती है, किससे मिल जाती है, केमिकल इक्वेशन से। तो वर्ड की जगह हम सिंबॉलिक नोटेशन दे देते हैं, तो उसको नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक नोटेशन क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। ठीक है, अब कंडीशंस आगे का जो टॉपिक है कि व्हाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, मतलब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस के फॉर्म में क्यों लिखते हैं। तो देखिए बैलेंस के फॉर्म में लिखने का एक ही रीजन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहेगा। मतलब मास कंजर्व का मतलब कि जितना मास रिएक्टेंट का टोटल होना चाहिए, उतना ही जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी मास, टोटल मास बराबर आना चाहिए। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के, तभी ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को, जो भी केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई है उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक इक्वेशंस लिखी गई है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट कर रहे हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं NH3 बना रहे हैं, ये अमोनिया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मिलके रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। जरा इसको देखेंगे कि इधर ये जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो फाइनल में बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जरा इधर देखिए, तो नाइट्रोजन कितना है, 2 है। क्या इधर भी नाइट्रोजन 2 है? तो बिल्कुल 2 है। देखिए नाइट्रोजन, अमोनिया के आगे 2 लगाया हमने, इसका मतलब नाइट्रोजन भी 2 हो गया है, और इधर भी नाइट्रोजन कितना है, 2। तो इधर जितना नाइट्रोजन का मास आएगा इधर भी नाइट्रोजन का मास उतना ही आना चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की,
तो हाइड्रोजन का कितना है, तो देखिए 2 है यहाँ पे हाइड्रोजन और उसके आगे कितना लगा हुआ है 3, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। इधर भी देखिए 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। मतलब कि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो इनका जो मास होगा वो भी ऐड करने पे सेम आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, तो 14 एक नाइट्रोजन का होता है, ठीक है, तो 14 2 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। वैसे एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका मास। आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जितना भी मास आएगा अमोनिया का टोटल, इधर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। तो मैं कहने के लिए लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट का मास होगा वो बराबर होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका केमिकल इक्वेशंस बैलेंस नहीं है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट की तरफ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट की तरफ भी होने चाहिए, तभी वो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस मानी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि केमिकल जो इक्वेशंस है वो हमको कुछ और भी जानकारी देती है। कौन सी जानकारी देती है, जैसे कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये जो रिएक्टेंट का रेशियो है वो किस रेशियो में मिलाया जाए, ठीक है, क्या रेशियो यहाँ पे होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इन रिएक्टेंट का कितना रेशियो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का देखिए कितना, देखिए नाइट्रोजन का कितना मोल है 1 मोल है, नाइट्रोजन गैस का कितना मोल है 1 मोल, और हाइड्रोजन गैस के कितने मोल हैं 3 मोल हैं। तो नाइट्रोजन गैस का 1 मोल मिलाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के 3 मोल के साथ अगर आप मिलाएंगे तो आपको अमोनिया मिलेगा कितने मोल, 2 मोल मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में एलिमेंट के बारे में भी जानकारी देता है कि कौन कौन से एलिमेंट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट की जरूरत है, ये भी जानकारी देता है। दूसरी जानकारी ये भी देता है कि कितना मोल मिलाया जाए कि हमको अमोनिया मिल जाए, ठीक है। तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलाएंगे आप ना, तो 2 मोल आपको क्या मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगी। तो ये जानकारी मिलती है हमको, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में जानकारी तो हो गई कि क्यों हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, जिसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आयरन है और वाटर है, आयरन और वाटर का रिएक्शन हो गया है, तो क्या बना है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, रिलीज हो गई है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। और जो गैस रिलीज होती है ना उसको अपर हेडेड एरो से दिखाया जाता है, ऊपर की तरफ जो गैस होती है जो रिलीज हो गई है उसको ऊपर की तरफ एरो लगा के हम लोग दिखा देते हैं। और वहीं अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको क्या करते हैं, डाउनवर्ड में एरो लगाते हैं कि वो प्रेसिपिटेट बन गया है, वो नीचे क्या हो गया है, धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया है, बैठ गया है, ठीक है। तो पहली रिएक्शंस देख लीजिए, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O, ठीक है। इस इक्वेशंस को देखते ही आपको लगेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है, जरा देखिए यहाँ पे आयरन का मॉलिक्यूल, जो आयरन के एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 3, और यहाँ पे आयरन कितना है सिर्फ 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ठीक है, इधर 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 1 ऑक्सीजन हो गया, 4 इधर ऑक्सीजन हो गया। अब इसको बैलेंस करना है तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम और आयरन के जो भी एटम है ये सेम आने चाहिए, काउंटिंग करने पे सेम आने चाहिए। तो देखिए इधर अगर ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो अगर हम इस ऑक्सीजन को 4 बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और कभी भी आप देखिए ये जो नंबर हमको जोड़ना है ना, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के किसी भी एटम के पहले ही आप जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बीच में नहीं आपको जोड़ना है या उसके आगे नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं पता चला कि ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो यहीं 4 लगा दो, कह दो हो गया ऑक्सीजन 4, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि जो कंपाउंड है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब वो H2O नहीं रहेगा, H2O4 कोई और कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, वो वाटर थोड़ी रहेगा। तो वाटर को वाटर ही रखना है, बस उसके अमाउंट को कम या ज़्यादा करना है। तो इसलिए H2O के आगे हमने 4 लगाया है, बीच में कहीं पे भी 4 नहीं लगाएंगे। और जैसे ही आप 4 लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 4 है। क्यों, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल्स जो H2O मॉलिक्यूल्स है उसके आगे आपने 4 लगाया है, तो 4 इसके लिए भी अप्लाई होगा, 4 इस पर भी अप्लाई होगा। तो 4 अप्लाई होते ही ऑक्सीजन 4 था और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4। लेकिन इस कंडीशंस में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो नंबर है वो चेंज हो गया, हाइड्रोजन का नंबर जो है वो चेंज हो गया। देखिए कैसे, इधर कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, और जबकि इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है सिर्फ 2 है। तो इस हाइड्रोजन को भी हमको 8 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर हाइड्रोजन कितना हो चुका है 8 हो चुका है। तो 8 करने के लिए क्या करें, 2 हाइड्रोजन पहले से है, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 4 2 जा
8। अब देखिए आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, बचा कौन? आयरन। अब आयरन उधर कितना है? 3 है, तो इधर आयरन कितना है? सिर्फ 1 है। तो क्या करें, हम इसको भी 3 कर लें, तो 3 इधर नहीं बढ़ाएंगे, 3 इसके पहले ही बढ़ाएंगे। अब जैसे ही हमने 3 लगा दिया, आप देखिए ये इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। चेक कर लीजिए एक बार, आयरन 3 है, 3 आयरन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के पहले 4 लगा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन के पहले 4 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन भी क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। समझ में आई ये बात? चलिए दूसरी इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। दूसरा इक्वेशंस क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है Na2SO4 और H2O का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है। अब इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है? तो देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है? सोडियम का 2 एटम है और यहाँ पे सोडियम का कितना एटम है? सिर्फ 1 एटम है। यहाँ पे सोडियम के 1 एटम है, यहाँ पे सोडियम का 2 एटम है। अच्छा SO4 में ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 यहाँ और 1 यहाँ, 5 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी नहीं बैलेंस है और सोडियम भी नहीं बैलेंस है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 यहाँ पे और 1 यहाँ, टोटल हो गया 3 हाइड्रोजन। और इधर कितना हाइड्रोजन है? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे बैलेंस? तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो पहले हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है भाई? इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 यहाँ है और 2 यहाँ, 3 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। तो क्यों ना हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 इसके H2O के पहले अगर 2 ऐड करता हूँ तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 लगा दें। देखिए अब हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। कैसे? देखिए 2 यहाँ हाइड्रोजन और इस H के पहले ही 2 लगाए, ये मतलब NaOH के पहले 2 लगाए, तो 2 हाइड्रोजन पे भी तो अप्लाई होगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो चुका है? 4 हाइड्रोजन हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा सोडियम की। तो सोडियम देखिए इधर कितना है? 2 है और इधर भी सोडियम कितना हो गया? 2। इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ साथ सोडियम भी बैलेंस हो चुका है। अब हम बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन जरा चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है और इस ऑक्सीजन के पहले 2 लगा हुआ है, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ जरा चेक करते हैं, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 पहले लगा हुआ है, इसके ऑक्सीजन के पहले 2 लगा हुआ है। इसका मतलब कि हो गया 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो गया? 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 ऑक्सीजन भी हो गया। इसका मतलब कि एक बात ये भी कंप्लीट हो गई कि दूसरी वाली भी इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। क्यों बैलेंस हो चुकी है? रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम हैं, सोडियम के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, उतने ही नंबर ऑफ एटम आपको किधर मिल रहे हैं? प्रोडक्ट में भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। और एक बार अपने से लिख के करके देखिएगा, इसको चेक करिएगा। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या बैलेंस है? तो देखिए बैलेंस होगा तो आपको नंबर ऑफ एटम से मिलने वाले हैं। तो देखिए इधर एल्युमिनियम कितना है? 1, एल्युमिनियम 1 है। ठीक है, क्लोरीन कितना है? 3, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1। देखिए क्लोरीन 1 है और यहाँ पे कितना है? 3 है। एल्युमिनियम तो ठीक था, लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं हाइड्रोजन बैलेंस है? तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 और इधर हाइड्रोजन है 1। तो अभी इस रिएक्शंस को भी हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करते हैं। तो पहले किसको बैलेंस करते हैं? मान लेते हैं पहले हम लोग क्लोरीन को ही बैलेंस करें। ठीक है, तो क्लोरीन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 क्लोरीन है और यहाँ पे सिर्फ 1 क्लोरीन है। तो 1 क्लोरीन को अगर आप यहाँ पे 3 बनाओगे, अगर यहाँ पे 3 करोगे ऐड, तो हाइड्रोजन तो 3, क्लोरीन 3 हो जाएगा, क्लोरीन 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 3 हो गया। और जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब होगा। अब 2 को 3 नहीं बना सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर आने लगेंगे, तो हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो होल नंबर में हो। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं चूज करेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 3 हो गया और इधर भी 3 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन भी 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 को 3 आप बना नहीं पाओगे क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर आने लगेंगे। अब फ्रैक्शन में नंबर आने लगेंगे तो इसको कैसे सही करेंगे? तो हम जब भी यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी एटम के पहले ना, तो वो होल नंबर में ऐड करेंगे, फ्रैक्शन में नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये 3 अप्लाई नहीं होगा। तो अब क्या काम करते हैं? तो दूसरा नंबर, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। आप रख के नंबर चेक करेंगे और आपको इक्वेशन किसी न किसी मतलब कि नंबर पे वो बैलेंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को 3 करूँ, तो हाइड्रोजन को 3 करते ही कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हो गया 6 और इधर हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो इसको भी क्या कर लेते हैं 6 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे करते ही 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना चाहिए 6 ही हाइड्रोजन चाहिए, तो हमने इसको क्या कर लिया 6 कर लिया। अच्छा, जैसे ही हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को 6 किया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन देखिए कितना हो गया है, क्लोरीन के आगे 6 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्लोरीन भी 6 हो गया। अब क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए देखिए है कितना क्लोरीन 3, तो 3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी ना वो 6 होगा। और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके पहले आप क्या बढ़ा दीजिए 2 लगा दीजिए। तो अब देखिए क्लोरीन भी 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन 6 होते ही एल्युमिनियम कितना हो गया, देखिए एल्युमिनियम कितना हो गया 2 हो गया। अब एल्युमिनियम 2 हो गया और इधर एल्युमिनियम 1 है, तो अब 2 और 1 को बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए एल्युमिनियम 2 है ना उधर, तो इधर भी एल्युमिनियम को क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब देखिए आपका ये भी इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। देखिए एल्युमिनियम 2 है, उधर भी एल्युमिनियम 2 मिलेगा। हाइड्रोजन कितना है 6 है, इधर भी हाइड्रोजन 6 है। क्लोरीन कितना है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो जो रिएक्शन थर्ड है वो भी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 की। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन करेंगे। क्या बना रहे हैं, तो देखिए KCl बना रहे हैं, MnCl2 बना रहे हैं और Cl2 क्लोरीन गैस बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। ये इसी का हिस्सा है, नीचे जो लिखा हुआ है H2O वो इसी का हिस्सा है। अब एक बार बताइए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। क्यों? क्योंकि इधर देखिए क्लोरीन कितना है 2 और 2 4 क्लोरीन है और एक यहाँ 5, और इधर कितना क्लोरीन है सिर्फ और सिर्फ 1 क्लोरीन है। यहाँ पे पोटेशियम 1 है, ठीक है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम उधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कितना है 4, तो अगर मैं यहाँ पे 4 को अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहूँ तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो देखो ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है भाई सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो चलिए ऑक्सीजन, अच्छा सबसे पहले ना जब भी बैलेंस करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया, पहले इन्हीं को बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, जब जैसे इनको बैलेंस करेंगे ना तो बाकी जो एटम है और भी एटम है जो नॉन मेटल है मेटल है वो लगभग बैलेंस होने लगते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए, ज़्यादातर केस में, हालांकि ये हर बार सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर ही क्या होता है बैलेंसिंग मिलने लगती है। इक्वेशन की बैलेंसिंग हमको पता चलने लगता है कि अच्छा ये बैलेंस हो रहा है इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे किसको चूज किया था, हमने ऑक्सीजन को चूज किया। ठीक है, और ऑक्सीजन इधर कितना है 1 था और इधर ऑक्सीजन 4 था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 2 जा क्या कर लिया है 8 कर लिया है। और जैसे इधर ऑक्सीजन 8 हुआ तो इस ऑक्सीजन को भी 8 करना पड़ेगा, तो ट्राई करते हैं। 8 हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कितना कर लिया 8, ये इसी का हिस्सा है, ऊपर वाले इक्वेशन का हिस्सा है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे कितना किया भाई, ऑक्सीजन को जैसे ही 8 कर लिया और इधर ऑक्सीजन 8 बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। क्यों? देखिए इधर हाइड्रोजन कितना था, पहले से 2 था और 8 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन कितना हो गया 16 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है सिर्फ 1 है। तो इस हाइड्रोजन को अब बैलेंस करना है, तो क्यों ना इस हाइड्रोजन को हम 16 से मल्टीप्लाई करें, देखते हैं चेक करते हैं कि क्या बैलेंस होगी इक्वेशन। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया 16 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 16 से मल्टीप्लाई करते ही देखिए क्या कंडीशंस मिली कि जैसे ही हाइड्रोजन 16 हुआ इधर भी हाइड्रोजन 16 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है। अब आते हैं मैग्नीशियम पे, तो अब पोटेशियम पे आते हैं, तो पोटेशियम पे कितना लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, और इधर पोटेशियम है कितना 1 है, तो इसको 2 करके देखते हैं। तो 2 पोटेशियम को भी हमने क्या कर लिया 2 कर लिया। अच्छा पोटेशियम भी बैलेंस हो चुका है। मैग्नीशियम कितना हो गया, इधर मैग्नीशियम हो गया 2, तो हमने मैग्नीशियम को भी 2 करना है, तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे 2 लगा लिया, तभी ना Mn के आगे 2 लगाओगे तभी ना मैग्नीशियम 2 हो पाएगा, और वैसे ही पोटेशियम के आगे 2 लगाओगे तभी पोटेशियम भी 2 हो पाएगा। बीच में कोई नंबर नहीं ऐड करना है, आगे बीच में कोई नंबर नहीं ऐड करना है। जो भी नंबर आप ऐड करेंगे मॉलिक्यूल्स के पहले, मॉलिक्यूल्स के पहले, मॉलिक्यूल्स के पहले। अगर बीच में नंबर ऐड कर देंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने बीच में नंबर ऐड किया तो वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो भी है उसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो हमको उसका जो है रेशियो आगे पीछे करना है, ये नहीं कि मॉलिक्यूल्स को ही चेंज कर देना है। ठीक है, कम ज़्यादा रेशियो जो है वही हो सकता है। तो देखिए अब जैसे ही हमने हाइड्रोजन को 16 किया, हाइड्रोजन 16 हो गया, इधर भी पोटेशियम भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना था इधर 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 8 हो चुका है। अब बात आती है क्लोरीन की, तो जरा देखते हैं क्लोरीन क्या बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 यहाँ और 2 पहले लगा हुआ है, तो 2 2 जा 4 यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 2 4 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है क्लोरीन कितना है
2 2 जा 4 2 6 हुआ, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, और हमको चाहिए क्लोरीन कितना 16 चाहिए। देखिए क्लोरीन 2 है यहाँ पे, 2 2 जा 4, तो 4 और 2 6 क्लोरीन यहाँ मिल गया है और 2 यहाँ पे है, मतलब 6 2 8 हो चुका है, और हमको चाहिए 16। तो क्यों ना हम इस क्लोरीन को, देखिए ये वाला क्लोरीन तो सही है, देखिए 2 2 जा 4 और 2 6 हो चुका है, अभी हमको 10 और चाहिए क्लोरीन, तभी ना 16 हो पाएगा। 4 यहाँ पे क्लोरीन, 2 यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है 6 क्लोरीन हो चुका है। अब हमको और कितना क्लोरीन चाहिए कि हम 16 कर लें, तो कितना चाहिए 10 और चाहिए, तो 2 पहले से है, अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लें 5 से, देखो 5 2 जा 10 हो गया और 2 2 जा 4, तो 10 और 4 14 हो गया, और प्लस में 2 यहाँ पे भी क्लोरीन 16 हो गया, क्लोरीन भी आपका बैलेंस हो चुका है। तो अब देखिए ये पूरी की पूरी इक्वेशंस क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो बैलेंस करने का तरीका मालूम है, पहले आप किसी भी एक एलिमेंट को, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को पिकअप करिए, उसको बैलेंस करिए, अगर उसके बाद भी बैलेंस करने की जरूरत आ रही है तो मेटल को पकड़िए, ठीक है, बैलेंस करिए और हिट और ट्रायल मेथड यूज करिए, मतलब नंबर रखिए और उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए, आसान और ईजी तरीका है, हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक इक्वेशन और हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, 5th वाली इक्वेशंस। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पॉज करिए और इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए C7H6O2 प्लस O2 ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है, CO2 प्लस H2O बन रहा है, इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पॉज किया होगा और इसको करने की कोशिश की होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, बैलेंस करते हैं, तो कार्बन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, उसका नंबर बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम किसको पकड़ते हैं, हाइड्रोजन को पकड़ते हैं, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी को एक पकड़ लीजिए। तो हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है भाई, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 है, और ये हाइड्रोजन कितना है 6 है। अच्छा 6 हाइड्रोजन करने के लिए आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन 3 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा, और इसको हम 5 बना नहीं सकते क्योंकि 2 के टेबल में कोई भी नंबर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, तो 2 को आप 5 नहीं बना सकते। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन होगा, जब तब भी नहीं बराबर होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हाइड्रोजन तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरीके से ट्राई करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और इधर हो जाएगा 6, और 6 को आप 8 नहीं बना सकते। तो हम क्या काम कर रहे हैं ना कि इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, देखो आप, ठीक है, 6 अगर इसको दे दें, H2O का नंबर कितना रख दें 6, तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 12 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर है कितना, सिर्फ 6 है। तो इस 6 को 12 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कितना ऐड कर लें, 2 ऐड कर लें, तो ये जो आपका हाइड्रोजन था ये 6 2 जा 12 और इधर भी 6 2 जा 12 हो चुका है। अच्छा जैसे ये 12 हुआ, अब देखिए कंडीशंस क्या हो गई। अब कंडीशंस ये हो गई कि हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, लेकिन जरा ऑक्सीजन पे हम ध्यान दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो 2 यहाँ पे है, 2 ऐसे हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 जा 4 और 2 6, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। अब कार्बन पे ध्यान दें, तो कार्बन कितना है भाई, कार्बन कितना है, कार्बन है 7 2 जा 14, और यहाँ पे कार्बन कितना है, सिर्फ 1 है। तो क्यों ना हम इस कार्बन को 14 करके देखते हैं। 14 किया हम लोगों ने, और जैसे ही हमने 14 किया तो कार्बन 14 हो चुका है, तो कार्बन भी बैलेंस हो चुका है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुके। तो यही 3 हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ज़्यादातर केस में, बाकी आगे की बैलेंसिंग हमको मिल जाती है। तो देखिए पहले हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंसिंग में आ गया। फिर हमने ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा था, तो हम तीसरे वाले एटम की बात करने लगे, कार्बन की, और कार्बन को हमने देखा तो यहाँ पे 7 2 जा 14 था, यहाँ पे कार्बन सिर्फ 1 था, तो इसको हमने 14 कर लिया। अब जैसे ही 14 किया तो फिर से चेक करेंगे कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है कि नहीं, और बैलेंस के साथ साथ जो हमने पहले बैलेंस किया था हाइड्रोजन को, क्या उस पर कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ा है, उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा है, कहीं वो नहीं डिस्टर्ब हो गया है। तो चेक करिए यहाँ पे, जैसे ही कार्बन को आप 14 करोगे, कार्बन 14 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 और 2 जा 12, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन ठीक है। ऑक्सीजन पे आते हैं, कितना हो गया, तो ऑक्सीजन देखिए 2 2 जा 4 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा भाई, इधर कितना हो जाएगा, 2 ये हो गया, तो 4 और 2 6, और इधर कितना ऑक्सीजन है, 28 है, 28 ऑक्सीजन है, और 14 2 जा 28 और यहाँ पे 6, तो ये भी तो ऐड होगा, तो 28 और 6 दोनों को ऐड करेंगे। तो अब ये आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहें, तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को क्या कर लूँ, 15 से मल्टीप्लाई कर लूँ। देखिए
अगर मैं इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब जरा ऑक्सीजन को चेक करिए, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन से ही सिर्फ ऑक्सीजन में ही नंबर बढ़ाया है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है। तो कितना हो गया इधर ऑक्सीजन, तो 15 टू 30 और इधर कितना है 2 और 2, तो 2 टू 4, 34 मिल गया। इधर जरा चेक करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कितना मिला है, 6 इधर मिल गया है और 14 टू 28, तो इधर भी 34 मिल गया। ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन ठीक है, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए, 2 टू 4 हो गया और 15 टू 30 हो गया, तो ये 30 और 4 34 हो गया, और यहाँ पे 28 और 6 34, तो इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। तो देख रहे हैं ये इक्वेशन अभी भी बैलेंस हो चुकी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 2-3 नंबर तक ही चेक करिए। आप देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा था तो 14-15 भी आने लगा, इसीलिए हमने कहा था कि इस इक्वेशंस को आप बैलेंस करके एक बार चेक करिए। ठीक है, तो ये कुछ बैलेंस करने के इक्वेशंस थे जो हमने आपको बता दिए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा नीचे देखिए, लिखा हुआ है विच रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, कौन सी रिएक्शंस इसमें बैलेंस नहीं है। तो अगर आप इस रिएक्शंस को, तीनों रिएक्शंस को ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से देखने पे आपको ये मिलेगा कि ये जो तीनों की तीनों रिएक्शंस हैं, इसमें अगर आप एटम को काउंट करोगे तो एटम तो आपको सेम मिलने वाले हैं। देखो, एक एल्युमिनियम, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन हो गया, कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कॉपर 1 है, सिल्वर 2 है, 2 सिल्वर भी हो गया, Zn 1 है, Zn 1 है, Mg 1 है, Mg 1 है। ठीक है, अगर सिर्फ आप एटम पे ही ध्यान रखते हो कि एटम को बैलेंस करने से हमारी इक्वेशंस बैलेंस हो जाती है, तो ये सही नहीं है। देखिए, जो इक्वेशंस होती हैं, जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, वो 2 तरीके से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी वो कंप्लीटली बैलेंस मानी जाएंगी। देखिए, पहले क्या है कि नंबर ऑफ एटम तो सेम होने ही चाहिए, ठीक है भाई, उसके साथ साथ उनके चार्ज भी इक्वल होने चाहिए, मतलब जितना चार्ज रिएक्टेंट के पास होना चाहिए उतना ही चार्ज प्रोडक्ट के पास भी होना चाहिए। देखिए, इस इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन दिक्कत क्या है कि चार्ज इक्वल नहीं है। तो ऐसा इक्वेशंस देखिए जिसमें चार्ज इक्वल्स नहीं हो। तो देखिए, पहले इक्वेशंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना चार्ज मिलेगा रिएक्टेंट के पास, तो इसके पास चार्ज 0 है, एल्युमिनियम फ्री स्टेट में, तो चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए चार्ज लगाया गया है, पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है, तो पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा हुआ है, 2, तो एक पॉजिटिव के पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इधर कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2, और यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और प्रोडक्ट के पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। अभी हमने बताया कि एलिमेंट, जो रिएक्शंस होती है ना, वो बैलेंस तभी मानी जाएगी जब उसके नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस हो और उसका चार्ज भी बैलेंस हो। ठीक है, दोनों साथ साथ बैलेंस होने चाहिए। अब जरा ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, जरा इस रिएक्शंस को चेक करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशंस को। तो देखो, ये वाली रिएक्शंस में इधर चार्ज कितना है, 1 प्लस लगा हुआ है, 1 प्लस लगा हुआ है, उसके आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2, तो 2 प्लस हो गया, इधर से 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इधर देखते हैं कितना चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, बाकी ये इसके पास 0 चार्ज है, तो ये इक्वेशंस क्या है, बैलेंस है। तीसरा देखिए, तीसरे के पास यहाँ पे Zn के ऊपर 2 प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है 2 पॉजिटिव, तो 2 प्लस चार्ज है। ठीक है, और इसके पास चार्ज ही नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम के पास कितना चार्ज हो गया है, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो +2 चार्ज इधर, +2 चार्ज इधर, ये भी इक्वेशंस क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो ये चार्ज को देख के हम लोगों ने पता कर लिया है कि कौन सी इक्वेशंस बैलेंस है, कौन सी इक्वेशंस नहीं बैलेंस है, जबकि नंबर ऑफ जो एटम थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे ना, वो सेम थे। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे। तो हर बार आपको सिर्फ इसी नंबर पे नहीं ध्यान देना है कि नंबर ऑफ एटम बैलेंस है तो बैलेंस होगा। देख रहे हैं, चार्ज भी अनबैलेंस रहेगा तभी रिएक्शन बैलेंस नहीं मानी जाएगी, तो चार्ज को भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशंस और उसको बैलेंस करने का तरीका। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, कितने तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं। तो ठीक है, तो देखेंगे अभी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कई तरीके की रिएक्शंस हैं, उनको हमको क्या करना है, पढ़ना है, तो उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए देखिए, जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने तरीके की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो देखिए टोटल जो है वो 4 तरीके के हमको यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है। पहला जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, दूसरा जो है वो डिकम्पोजिशन है, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर चौथे जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, 4 तरीके की पढ़ना है, और उसमें जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कि उसमें पार्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं, तो एक पढ़ना है इंडोथर्मिक और दूसरा पढ़ना है एक्सोथर्मिक। और अगर दूसरी बात करें कि और कौन सी टाइप पढ़ना है, तो एक पढ़ना है ऑक्सीडेशन और एक पढ़ना है रिडक्शन। तो बस इतने से ही इस टॉपिक में मतलब कि ये जो चैप्टर है इसमें इतने तरीके की ही आपकी केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक है। याद कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन,
फिर उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, और फिर चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लेंगे, फिर उसके बाद इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक देख लेंगे। तो देखिए चलिए, पहला जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ना दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलके कोई एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे। तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलके अगर एक नए तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, क्योंकि कंबाइन हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि A प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं जो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक नए तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। या हम इसको दूसरे तरीके से नाम जान सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो हमको मालूम है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ना, उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो इस तरीके का क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कार्बन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर रिएक्शन करके CO2 एक नए तरीके का कंपाउंड बना रहा है, सिंगल तरीके का कंपाउंड। तो ये एक तरीके की क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई। CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। वैसे ही देखिए Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये भी कंबाइन हो रहा है, तो ये भी एक तरीके की क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि Mg के साथ कौन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। वो अभी हम बात करेंगे कि और भी तरीके हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को पहचानने के लिए, कि ऑक्सीडेशन और भी हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस ऐड हो रहा है कि मतलब रिमूव हो रहा है, उससे भी पता कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन में जो होता है ऑक्सीजन ऐड होता है, वहीं रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करने के। जैसे एक तरीका ये भी है कि चार्ज पे डिपेंडेंट हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा जो रिएक्शन है वो मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम रिबन को ना जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं उससे पहले इसको सैंड पेपर से क्यों साफ किया जाता है? तो उसका रीजन है, देखिए क्या होता है कि जब हम मैग्नीशियम को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रखते हैं काफ़ी दिनों के लिए, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धीरे धीरे जो मैग्नीशियम है ना, वो अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरीके से ना उस मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करती है। किससे? फिर फर्दर रिएक्शंस होने से। मतलब अगर उस पर और भी अगर फिर हम आगे रिएक्शन करवाना चाहेंगे तो जो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई है ना, किसकी वजह से? जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसकी वजह से। एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम रिबन के साथ क्या किया? रिएक्शन किया। स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे रिएक्शन करके उसने उस पर क्या बना लिया? एक कोट बना लिया। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोट बना लिया। अब वो कोट ना, जो अब हम उस मैग्नीशियम रिबन को किसी और तरीके से अगर हम रिएक्शन करवाना चाहेंगे, किसी और से रिएक्शन करवाना चाहेंगे या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाना चाहेंगे, तो बर्न नहीं होने देगा, बहुत स्लो रिएक्शन करवाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि सैंड पेपर से उसको रगड़ के साफ कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर जम गई है ना, वो साफ हो जाती है। और साफ हो जाती है तो रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। तो हम क्या करेंगे? वही काम कर रहे हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवा दे रहे हैं। लेकिन ये काम करने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद क्या बनेगा? MgO बनेगा। अच्छा, जब हम इसको मैग्नीशियम को जलाते हैं ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब मैग्नीशियम जलता है ना तो डेजलिंग लाइट देता है। डेजलिंग लाइट का मतलब चकाचौंध के साथ जलता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन में चकाचौंध वाली लाइट, डेजलिंग लाइट रिलीज होती है, ठीक है। तो एक तरीके का ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। देखिए तीसरा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या है? CaO प्लस H2O। वाटर को CaO के साथ ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज होगी। अच्छा, ये कंडीशंस क्या है कि हीट, मतलब ये वाली कौन सी कंडीशंस है? तो यही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली कंडीशंस है। अब इस रिएक्शन में आप ध्यान देंगे तो ये CaO जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, ठीक है। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस स्लैग लाइम बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, स्लैग लाइम। इसको बोलते हैं हिंदी में बुझा हुआ चूना, जो पानी से क्या कर दिया गया हो? रिएक्शन करा के बुझा दिया गया हो। इसमें से हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है। और आपको मालूम है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है रिएक्शन के दौरान, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो इस रिएक्शंस में हीट भी साथ साथ बाहर निकलती है, इसलिए इस रिएक्शंस का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक, हीट का बाहर जाना, थर्मल का मतलब हीट का बाहर जाना क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। वही अगर मान लीजिए किसी रिएक्शंस में हीट, कोई रिएक्शन करवाने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो मतलब कि हीट की रिक्वायरमेंट है, अगर हीट जरूरी है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी और इंग्लिश में बोलते हैं
एक्सोथर्मिक वही इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक का मतलब हीट जरूरत है, तो इंडोथर्मिक का मतलब हो गया कि जो उष्मा है उसको जरूरत है, शोषी, तो उष्मा शोषी बोलते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हिंदी में इंग्लिश में देखिए, हिंदी छोड़िए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, एक तरीके की कैसी रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होती है, हीट जो होती है ना वो रिलीज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बर्न होना भी क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो वही काम है कि बर्निंग ऑफ ग्लूकोज भी एक तरीके की कैसी रिएक्शंस होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी। क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनाया गया, स्लैग लाइम। अच्छा, यही जो स्लैग लाइम है ना, जैसे जब हम लोग दीवारों पे पेंट करते हैं, दीवारों पे जब पेंट करते हैं ना, तो अगर हम क्विक लाइम मतलब चूने को पहले पानी में घोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड के साथ हीट निकलती है, बहुत गर्म होता है वो। आप कभी बाल्टी उल्टी में घोल के देखेंगे ना तो बहुत गर्मी महसूस होगी। अगर कोई बाल्टी उसको बाहर से टच करिए, उसमें हाथ नहीं डालना है, नहीं तो आपके हैंड को क्या कर देगा, वो डैमेज कर सकता है। तो इसको बहुत केयरफुली आप किसी एक जो है प्लास्टिक के रॉड से या लकड़ी के डंडे से भी उसको हिला के फिर उसमें घोला जाता है, ठीक है। तो हिसिंग साउंड के साथ बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और हीट में अगर आपने हैंड डाल दिया, मतलब उसमें हाथ डाल के घोलने लगे तो बहुत जो है डैमेज कर सकता है वो। तो ये बात समझ में आ गई। और इसी का जो हम लोग ना दीवारों पे क्या कर देते हैं, फिर पेंट कर देते हैं, किसका, स्लैग लाइम का। अब जब दीवारों पे पेंट करेंगे ना तो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, जैसे CaOH का होल ट्वाइस स्लैग लाइम हो गया, अब ये दीवारों पे हमने पेंट कर दिया, तो दीवारों पे पेंट कर दिया तो एटमॉस्फेरिक टच में रहेगी वो दीवार। तो मतलब एटमॉस्फेरिक टच में रहने का मतलब ये होगा कि जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उससे फिर ये फर्दर रिएक्शन करेगा, कौन, स्लैग लाइम। तो देखिए उस रिएक्शन को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि स्लैग लाइम तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सॉरी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और कुछ अमाउंट में वाटर वेपर रिलीज होगी, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो गया किसका, ये देखिए स्टार लगा के लिखा है हमने। हालांकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, लेकिन हमने इसलिए बता दिया है कि यही जो स्लैग लाइम है, इसी को जब हम पेंट कर देते हैं दीवारों पे, तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, रिलीज करता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और इस अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, इसी को हम लोग दूसरे नाम से जो है जो मार्बल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ही है वो, जिसको हम लोग लाइम स्टोन या मार्बल्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा, उसके ऊपर दीवारों के ऊपर हार्ड होके मतलब पकड़ लेगा उसको। तो ये तरीका हो गया। फिर अच्छा ये इस बात को अगर लाइम आया है तो हम इसमें कुछ और भी बातें आपको बता दें कि क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO, वहीं स्लैग लाइम का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO क्विक लाइम है। लेकिन अगर लाइम वाटर की बात करेगा, लाइम वाटर, अब ये लाइम वाटर क्या होता है, तो लाइम वाटर की बात देखिए क्या है कि यही जो CaOH का होल ट्वाइस है ना, जब इसी को एक्वस सोल्यूशन का मतलब जब ये डाइल्यूट रहता है, कौन, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डाइल्यूट कंडीशन में रहता है, डाइल्यूट कंडीशन में रहता है मतलब उसमें कुछ वाटर आपने घोल दिया है, तो अब उसको हम लोग बोलते हैं ना लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइम वाटर बोलेंगे। तो स्लैग लाइम, क्विक लाइम, लाइम वाटर समझ में आया। एक होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक लाइम और एक सोडा। तो इसको क्या करते हैं ना, जो स्लैग लाइम है उसको किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शंस करवा देंगे ना तो क्या बनेगा, किसका रिएक्शन करवा देंगे, NaOH का रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडा लाइम बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो बातें हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, जिसमें दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स या एटम या कंपाउंड कुछ भी कह लीजिए आप कंबाइन होकर ना एक नए तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखिए क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो जाना, तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल्स ना किसी दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस ब्रेकिंग में ना इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी आप कितने तरीके से दे सकते हैं, तो देखिए इस सिलेबस में जो है क्लास 10th में वो 3 तरीके से एनर्जी को दिया गया है। कहता है कि आप डिकम्पोजिशन हीट से भी करवा सकते हैं, क्योंकि ब्रेक करना है भाई मॉलिक्यूल्स को, तो हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको ब्रेकिंग के लिए हम लोग हीट भी यूज कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, या फिर हम लाइट से भी करवा सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक करंट से भी करवा सकते हैं। तो 3 तरीके से हम हीट दे सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन भी 3 तरीके का होगा, ठीक है। पहला डिकम्पोजिशन क्या होगा, जैसे देखिए हीट की वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि थर्मल का मतलब ही है हीट। तो अगर थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है, इसका मतलब कि कोई भी कंपाउंड है ना उसको ब्रेक किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, गर्म करके। वहीं अगर हम बात करें लाइट का मतलब हो गया कि अगर डिकम्पोजिशन लाइट की हेल्प से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हीट को बोलते हैं जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन, वैसे ही अगर फोटो मतलब कि फोटो का मतलब भी होता है लाइट, अगर लाइट की हेल्प से हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे क्या,
फोटोलाइसिस, ठीक है, या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से करवा रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। तो किसी भी कंपाउंड को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और अगर किसी कंपाउंड को हम लाइट की हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग फोटोलाइसिस। और वही अगर हम हीट की वजह से कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाया जाएगा? तो देखिए, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई प्लास्टिक का बर्तन लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, उसमें 2 तरीके का इलेक्ट्रोड लगाएंगे और बैटरी से इसको हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और उस वाटर में ध्यान रखेंगे कि जो हम लोगों ने वाटर लिया है जिसका डिकम्पोजिशन करवाना है, उसमें कुछ एसिडिक मीडियम डाल देंगे, कुछ एसिड के ड्रॉप डाल देंगे। अच्छा, क्यों डालेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि जो एसिड होता है वो जैसे ही पानी में डिजॉल्व होता है अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। और आयंस में ब्रेक इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उस वाटर में जब हमको करंट पास करवाना है ना, तो करंट आसानी से पास हो सके, इसके लिए हमको फ्री आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पानी है ना, उसमें हम लोग उस पानी को एसिडिक करके रखेंगे, मतलब उसका जो मीडियम होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, वो एसिडिक होना चाहिए। उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए आप एसिड के, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि एसिड आयंस में ब्रेक हो जाएगा, उसमें जो है करंट तेजी से चल सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाटर लिया, और ये वाटर कैसा है, इसमें कुछ एसिड्स के ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम है। उसमें हमने जैसे ही इलेक्ट्रोड बना के बैटरी को कनेक्ट करा के स्विच को ऑन करेंगे, उसमें करंट पास होगी, और करंट पास होगी ना, तो जो वाटर है वो अपने जो जिससे मिलकर बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, और ये गैस है, ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिक्विड था, अभी ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, 2 तरीके की गैसों में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो चुका है। अब बात ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो आपको कैथोड पे मिलेगी। कैथोड क्या होता है, जो निगेटिव टर्मिनल होता है इसको कैथोड बोला जाता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एनोड बोला जाता है। तो जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे मिलेगा और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे मिलेगा। अब बात यह है कि इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन है। तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन की टेस्टिंग कैसे की जाती है। हाइड्रोजन की टेस्टिंग करने के लिए हम लोग उसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं, ठीक है, और वो पॉप साउंड के साथ आवाज करती है, पुट पुट की आवाज करेगी, पॉप साउंड की आवाज करेगी। जैसे वैसे ही जैसे आपने कभी घर में दीपक उपक जलाया होगा, तेल में या घी वाला दीपक, तो जब वो जलता है तो चुट चुट की ऐसी आवाज करता है, वैसे ही थोड़ा मोड़ा आवाज करता है। तो पॉप साउंड के साथ क्या करता है, वो जलता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस भी है। और ऑक्सीजन क्या काम करता है, ऑक्सीजन जो है ना वो जलाने में हेल्प करता है, किसी चीज को जलाने के लिए, मतलब उसको बर्निंग में हेल्प करवाता है, ठीक है, ऑक्सीजन। बात समझ में आई? चलिए, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि हम विद द हेल्प ऑफ हीट से हम उसको डिकम्पोज करेंगे, मतलब उसको तोड़ना तो है लेकिन हीट का यूज करके, गर्म करके यूज करके तोड़ना है। तो देखिए, अब क्या किया हम लोगों ने, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट है, यही वाला कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम उसको क्या काम करेंगे, हीट कर देंगे ना, जब हम उसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो वो किस में टूट जाएगा, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। CaO का मतलब क्विक लाइम, वही है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है। तो स्लैग लाइम को जब हम हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अच्छा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो जब लाइम वाटर में पास कराई जाती है। लाइम वाटर कौन, अभी देखिए बताए थे, कौन सा, यही जो एक्वा सोल्यूशन होता है किसका, स्लैग लाइम का, ठीक है, या डाइल्यूट सोल्यूशन स्लैग लाइम का जो होता है, उसको हम लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। उसमें कुछ पानी मिला के घोल दीजिए, लाइम वाटर हो जाएगा। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ना लाइम वाटर के साथ पास करवाते हैं तो उसका कलर जो होता है वो किस कलर का हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और ये किसका प्रेजेंस बताता है, ये बताता है कि वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वहीं हाइड्रोजन क्या काम करती है, हाइड्रोजन का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलती है, माचिस की जलती हुई तीली ले जाने पे पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो 2 एनोड मिलेंगे, दोनों एनोड में आपको एक पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले और दूसरे पे जिसपे एनोड है, सॉरी 2 इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला है जिसको हम एनोड कह रहे हैं, वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के बुलबुले, और जो कैथोड है वहां पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आपको दिखाई पड़ेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना। थर्मल डिकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया, हीट की वजह से इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट से गर्म कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। इसको टेस्टिंग कैसे किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लाइम वाटर का कलर मिल्की कर देती है, दूधिया कर देती है, ठीक है। वैसे ही देखिए जिंक कार्बोनेट है, इसको हम लोग हीट करेंगे किसका, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज कि एयर नहीं होनी चाहिए,
हीट तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन एयर नहीं होनी चाहिए, इन द अब्सेंस ऑफ एयर में तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये रिएक्शन हम लोग एक जगह और पढ़ रहे थे, ठीक है। देखिए ये जो ना जिंक कार्बोनेट जो है ZnCO3 है ना, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, किस नाम से, कैलामाइन नाम से जाना जाता है। अब ये कैलामाइंस क्या था, तो जिंक का ओर है, ठीक है। मेटलर्जी वाले चैप्टर में आप जाके ध्यान से देखेंगे तो ये कैलामाइन मिलेगा आपको वहां पे। कैलामाइन क्या है, ओर, जिंक का ओर है, ठीक है। और इसको जब हम गर्म करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, जब इसको गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस में रिलीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है। और यही रिएक्शंस क्या कहलाती थी, ये प्रोसेस क्या कहलाता था, कैल्सिनेशन प्रोसेस कहलाता था। कैल्सिनेशन प्रोसेस ध्यान करिए, जिसमें हम लोग कहते थे कि जो कार्बोनेट ओर्स हैं उनको हम लोग अब्सेंस ऑफ एयर में क्या करते हैं, जो भी कार्बोनेट ओर्स होते हैं जिनमें कार्बोनेट पाया जाता है उसको हम अब्सेंस ऑफ एयर में जब हीट करते हैं तो उसमें आपको हीट करना लेकिन एयर नहीं होनी चाहिए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता था, कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो कैलामाइन ZnCO3 जिंक का ओर है और अब्सेंस ऑफ एयर में इसको हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। ये जो है कैल्सिनेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद अच्छा ये बात करते हैं ZnO। तो ZnO देखो जिंक ऑक्साइड है ना, इसका यूज भी हम लोग करते हैं। जैसे इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जैसे जिंक ऑक्साइड जो है ना उसका यूज किया जाता है पेंट में, ठीक है, पेंट में किया जाता है। और क्या किया जाता है, और सबसे अभी जो है ना कि ये सनस्क्रीन में यूज किया जाता है, ठीक है। जो आप लोग लगा के जाते हैं ना फेस पे, जो सनस्क्रीन, जब बाहर निकलते हैं तो अपने फेस पे एक लोशन लगाते हैं, सन लोशंस लगाते हैं, जो क्या काम करता है कि सन से जो ऐसी रेस जो डैमेज करती है ना स्किन को, उसको क्या, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन, जिंक ऑक्साइड। तो जो सन लोशन होता है ना उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और पेंट में भी यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन एक नॉर्मल यूज जो आप लोग लगातार यूज करते हो या करती हो वो ये है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो रिएक्शन है ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसमें क्या है, CuCO3 है, ठीक है। CuCO3 ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ये किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। अच्छा इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक पूछा भी है कि एक ग्रीन कलर का हमारे पास सब्सटेंस है जिसको हीट करने पे उसका कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है और एक गैस रिलीज होती है जो क्या काम करती है, लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देती है, दूधिया कर देती है। तो बताइए वो कौन सा कंपाउंड होगा, वो कौन सा सब्सटेंस था। तो देख लीजिए CuCO3 किस कलर का होता है, हल्का ग्रीनी कलर का होता है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो CuO बनता है, ठीक है, CuO बनता है और इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। और CO2 गैस रिलीज होगी जो लाइम वाटर को किस कलर में कन्वर्ट, लाइम वाटर का कलर कैसा कर देगी, मिल्की कलर का कर देगी, ठीक है। तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। एक थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है, कैसे है कि देखिए क्या है, ये FeSO4 है, ठीक है, FeSO4। तो अब इसका कलर कैसा होगा, तो ग्रीन कलर का होगा। जब हम इसको हीट करते हैं, क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए फेरिक ऑक्साइड में कलर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। और SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो FeSO4, ठीक है, FeSO4 जो है ग्रीन कलर का होता है। कलर भी याद रखना पड़ेगा आपको, ग्रीन कलर का होता है। और कलर हमने बताया है आपको कि FeSO4 का कलर बता चुका हूं मैं, CaSO4 का कलर बता चुका हूं, ठीक है, ZnSO4 का कलर बता चुका हूं। आप जाइए नोट्स में देखिए इसको, ठीक है। ये सारे कलर्स हमने बताए हैं कि एक जगह लिखवाया है कि किसका कलर क्या होता है, और याद करने का इसका तरीका भी हमने बताया, ठीक है। तो एक बार जाके नोट्स को पलट के चेक कर लीजिएगा। तो देखिए FeSO4 किस कलर का होगा, हल्का ग्रीन कलर का होगा। जब हम इसको हीट करेंगे तो Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 ऑक्साइड बनेगा, आयरन का ऑक्साइड बन गया, जिसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। ये आयरन का ऑक्साइड बन गया जो किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। और SO2 और SO3 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, देखिए एक ही सब्सटेंस कितने में ब्रेक हो चुका है, 3 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। तो कोई जरूरी नहीं कि एक सब्सटेंस 2 पार्ट में ब्रेक हो। हमने कहा है कि एक कोई कंपाउंड है जो 2 या 2 से अधिक पार्ट में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल था। पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट से हम ब्रेक करेंगे। वहीं अगर हम लाइट की बात करेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। और सबसे जरूरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। तो ध्यान रखिए, देखिए लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब अगला टॉपिक क्या बच गया है, तो अगला टॉपिक बच गया है आपका डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है, फोटोलाइसिस। तो उसमें हम लोग देखेंगे सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, AgCl, AgBr, Agi, उसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है और इनको फोटो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। थैंक यू सो मच।